वंदे मातरम। जी हाँ, धरती को नमन करते हुए आज मातृभाषा दिवस भी है। 21 फरवरी 2021। आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को फेसबुक लाइव शो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का विजुअल होता है और गुरुवार को अब नया शुरू हो गया है। प्रत्येक गुरुवार सायं 7 बजे ऑडियो यानी कि रेडियो का आनंद फेसबुक लाइव पे लिया जाएगा और इसकी शुरुआत पिछले गुरुवार से हो गई है। अगले गुरुवार से हम कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के साथ मिलेंगे, रूबरू करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को पूरे भारत में फैलाने के लिए आप सभी का समर्थन चाहिए। आप अगर जुड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रकट करें और सकारात्मक भारत को समर्थन देकर एक नई बयार जो देश में बह रही है उसको आप हवा दें। पॉजिटिव सॉन्ग के साथ आगाज करते हैं। सारे भारत में फैलाए सकारात्मक ऊर्जा का, आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ गए हैं और जो जुड़ने वाले हैं। नितिन नागी जी, आप दिख रहे हैं कि आप जुड़ गए हैं और आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ राष्ट्रव्यापी बैठकें शुरू कर चुका है और 12 फरवरी को आप जानते हैं कि बैठक हुई थी और उसमें घोषणा की गई थी कि बसंत पंचमी से नए प्रारूप के हिसाब से सकारात्मक बैठकें होंगी। ये बैठकें किसी और के लिए नहीं, अपने और अपनों के लिए बैठकें का प्रावधान किया गया है, क्योंकि आपके ही जानने वाले लोग कई दिनों तक आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं। आपके ही पड़ोस में रहने वाले लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं। आपके ही सगे संबंधी आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो इन बैठकों के माध्यम से आप 10 से लेकर 20 लोगों का कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लेकिन अब 10-20 के साथ फिजिकल बैठकें अलाउ हो गई हैं। 1 साल तक कोई बैठक फिजिकली नहीं हुई थी और वेबिनार और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग लगातार इस कोशिश में रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो महापुरुष हैं, जिन लोगों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जो दिशा दी है देश को, उसे हमें रोज स्मरण करना पड़ेगा और उसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। टेलीविज़न पे आप चूज़ी हो सकते हैं कौन सी चीज़ आपके और आपके परिवार को सुनने लायक है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है मीडिया के द्वारा अगर आ रही है तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो आरजेएस फैमिली में हैं और आरजेएस फैमिली में सकारात्मक बातें, सकारात्मक दृष्टिकोण, इन्हीं चीज़ों की बात होती है। यहाँ पर देखिए कुमार विश्वास जो हैं कवि, और उन्होंने जो पोस्ट भेजा है, चूँकि निराला जयंती भी है, वैसे बसंत पंचमी को उनका जन्म ये भी माना जाता है। तो कवि कुमार विश्वास क्या लिखते हैं निराला जी के बारे में, फिर कवि कुमार विश्वास की वो वाणी से आपको हम रूबरू कराएंगे। कुमार विश्वास ने निराला जी की वो कविता जो स्कूलों में, कई स्कूलों में वो बच्चे सरस्वती पूजन में गाया करते थे और वैसे भी किताबों में है, आप भी जानते होंगे, सुने होंगे, वरदे वीणा वादिनी, और उसका बड़ा सुरीला तान देकर कवि कुमार विश्वास ने प्रस्तुत किया है और हम आपको सुनवाएंगे वो गीत। वरदे वीणा वादिनी निराला जी की कविता है, गीत है। आज उस अलबेले अक्खड़ और फक्खड़ कवि का जन्मदिन है, जिनकी कलम को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती मजदूर की पीड़ा भी भान था और जो श्री राम की शक्ति पूजा पर भी मोहित थे, जिनके अद्भुत भाषाई सामर्थ्य का सानिध्य पाकर दर्द सरोज स्मृति बन गया और जिन्हें अल्हड़पन के अपने
जिचा ए अतफाल उस घाट का भी सदा स्मरण रहा जहां किसी को नहाते हुए देखा था। आइए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्मोत्सव का ये निराला दिन उनके द्वारा रचित माँ बागेश्वरी की इस निराली वंदना के साथ शुरू करते हैं। इस वंदना के साथ और तिरंगे और कवि कुमार विश्वास के साथ आपको 2 मिनट के लिए छोड़े जाते हैं। इसको आप सुनिए, आनंद लीजिए और आज निराला जी की जयंती को सेलिब्रेट कीजिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो ये एक क्लू था ताकि हम रिमाइंड करें अपने उन महापुरुषों की रचनाओं को, और यही तो आरजेएस की सकारात्मक सोच है जो आप तक पहुंचाने के लिए शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे उपस्थित होता है उदय मन्ना, और गुरुवार को ऑडियो के रूप में, जैसे आपने ये गीत सुना, तो गुरुवार को रेडियो की तरह जो है फेसबुक लाइव शो में सायं 7 बजे उपस्थित होकर अब लगातार पिछले गुरुवार से अब शुरू हो गया है। तो हफ्ते में 3 दिन आप सबों से मुलाकात इस कोरोना काल में होना अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब है। आप जानते हैं कि ये आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स के लिए ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है, और इसमें फेसबुक फ्रेंड्स हैं और वैसे हमारे दोस्त भी हैं। पत्रकार धनंजय जी हेल्थ रिपोर्टर रहे हैं, और हेल्थ रिपोर्टर ने क्या लिखा है हिंदी के बारे में, क्योंकि उनकी जो भाषा है उससे आप लोगों को परिचय कराते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। तो लिखते हैं, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उस दिन के उपलक्ष्य में पत्रकार धनंजय जी का ये आलेख है, ये बड़ा ही प्रेरणा देने वाला है कि अपनी माटी से, अपनी मिट्टी से, उसकी जो सौंधी सुगंध होती है उससे हम सभी को जुड़ना चाहिए, और इसी जुड़ाव का एक नमूना पेश किया है पत्रकार धनंजय जी ने। और क्या लिखते हैं, आइए रूबरू कराते हैं आपको। हिंदी की जय, अंगिका के जय। अंगिका ये भाषा जो है ये बिहार में बोली जाती है, उत्तर बिहार में अंगिका भाषा आप जानते हैं मगही है, भोजपुरी है और मैथिल है, और इसके साथ साथ अंगिका भाषा भी है बिहार में। तो लिखते हैं कि हिंदी की जय, अंगिका के जय। जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों से प्यार है उनके लिए मुझसे अधिक आदर्श व्यक्ति बिरले ही मिलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, हाई सेकंड क्लास 57%। उस समय तक पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में कोई फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था, भारत में शायद ही कहीं होता होगा। दरभंगा हाउस में इंग्लिश पीजी में एडमिशन यानी इंग्लिश ऑनर्स भी था। इंग्लिश ऑनर्स में मुझे 47% आया था, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय इंग्लिश ऑनर्स करना इतना कठिन था कि फर्स्ट क्लास की बात तो भूल जाइए। ऑनर्स सिक्योर ही पूरी यूनिवर्सिटी में 10-20 हो पाते थे। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट स्पीकर भी था, कई ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी किया। पत्रकारिता हिंदी में नवभारत टाइम्स पटना से शुरू किया, क्योंकि मेरी माँ की हिंदी बहुत अच्छी है। देखिए, माँ का जिक्र करते हैं कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये संस्कार हिंदी का उनके अंदर डल गया माँ से है। और उसे लगा कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो वो मुझे कैसे पढ़ेंगी। जी, उनकी माँ से मैं रूबरू हूँ। उनकी माँ हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, जानती हैं, समझती हैं। तो वो कह रही हैं कि तुम तो इंग्लिश पढ़ रहे हो और पत्रकारिता में तुम इंग्लिश में लिखोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी।
ये देखिए, ये किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ये सेलेक्ट किया गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से ये सेलेक्ट किया गया माँ और बेटे के रिश्ते को डिफाइन करता हुआ। ये मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सिद्ध कर रहा है। माँ और बेटे का प्यार यहां पर झलक रहा है। पत्रकार धनंजय जी लिखते हैं कि हिंदी में मेरी कॉपी शायद कभी एडिट हुई होगी, एक दो शब्द की स्पेलिंग अभी भी गलत हो जाती है। करीब 90 वर्ष की मेरी माँ अभी जीवित हैं। धनंजय जी की माँ अभी जीवित हैं और धनबाद में अभी भी निश्चित कोई उपन्यास पढ़ रही होंगी। इतना बेटे को विश्वास है कि उपन्यास वगैरह से ज़्यादा लगाव रहा है उनकी माँ को, तो वो अभी भी पढ़ रही होंगी, ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं। मेरे पिताजी हाई स्कूल में संस्कृत के शिक्षक थे, संस्कृत के विद्वान भी, लेकिन उनका सख्त निर्देश था कि संस्कृत को अपना करियर कतई नहीं बनाना है। यह आदेश था धनंजय जी के लिए और उनके भाइयों के लिए कि संस्कृत को कैरियर नहीं बनाना है। ये पिताजी का आदेश था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि समाज में पंडितों की अब कोई इज्जत नहीं रह गई है ना अजीबोगरीब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धनंजय जी ने लिखा है। और समाज में आप जानते हैं कि संस्कृत से रोजगार में जो मुश्किलें होती हैं, तो इसलिए अंग्रेजी उन्होंने चूज किया और अंग्रेजी से पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए। आगे लिखते हैं धनंजय जी कि ठीक है, आप ऊपर लिखे को मेरी आत्मश्लाघा समझें, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बेशक आप अपनी भाषा के पक्ष में विदेशी भाषा को गलियाएं, लेकिन आपकी अपनी भाषा तो ठीक हो। लेकिन पत्रकारिता में डेस्क के हमारे भाई जानते हैं कि उनके पास कैसी कैसी महान कॉपियां आती हैं। ऐसी कॉपियां लिखने वाले ही ज्यादातर इंग्लिश को गरियाते हुए मिलते हैं। भाई, पहले अपनी भाषा तो ठीक कर लो। अंत में मुझे गर्व है कि इंग्लिश भाषा पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बात का भी कम गुमान नहीं है कि अपनी मातृभाषा हिंदी पर भी उतनी ही पकड़ है। भाषा को लेकर कट्टरता का हामी नहीं है और जय हो हिंदी वो कहते हैं। इसका मतलब वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि हमें अपने हर भाषा का मान सम्मान होना चाहिए। और आगे वो लिखते हैं, और ये है मैथिल में धनंजय जी ने लिखा है, कमेंट में लिखा है, फेसबुक के जो कमेंट होते हैं उस पर किसी का प्रतिक्रिया में उन्होंने लिखा है, फनु मनो में ई भी लागे छे कि हिंदी हमरो मातृभाषा थोड़े छिके, हमरो मातृभाषा तय अंगिका छिके। एक अंगिका में डब कर लो रामायण के वीडियो फेसबुक पे खूब पॉपुलर रहलो छे। देखी देखी गर्व भय रहलो छे, तहु सब सुनो तय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे अंगिका के भी जाए, बुझलो। तो इस तरह से मैं उनकी भाषा को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से एक अंग्रेजी में एजुकेशन लेने के बाद और हिंदी पत्रकारिता में एक मील का पत्थर साबित हुए। दिल्ली की पत्रकारिता में हेल्थ रिपोर्टर के रूप में पत्रकार धनंजय का एक अपना एक हस्ताक्षर है आज के डेट में। तो ये चीज़ें, चूँकि माँ को उनका कहना था, धनंजय जी से जब बात होती थी तो वो कहते थे कि हमारी माँ ने जब ये कहा कि तुम अंग्रेजी में पत्रकारिता करोगे, मैं बेटे कैसे पढ़ पाऊंगी, मैं तो अंग्रेजी जानती नहीं। वहां से ये टर्न हुआ कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को अपनाया। अच्छी अंग्रेजी लिटरेचर पर कमांड होने के बावजूद भी, अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई करने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया और एक सफल पत्रकार के रूप में अपना स्थान बनाया। तो धन्यवाद, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आपने अपनी लेखनी चलाई है वो हमारे आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा कुसुम सिंह का एक पोस्ट आया है और वो क्या कहती हैं, ये इस तरह का इमेज है। इमेज में भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कुछ ना कुछ कह रहा है। तो कुसुम जी कहती हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं साहब, हम अनपढ़ नहीं हैं साहब, मुझे हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। हाँ, हिंदी में लिखना उतना ही अच्छा लगता है जितना माँ के हाथ का खाना। तो माँ के हाथ का खाना का तो जवाब नहीं है। और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखने वाली बात है, 21 फरवरी को सायं 7 बजे के फेसबुक लाइव में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आगे भी हम लोग करते चलेंगे, लेकिन कुछ हमारी रानी चेन्नम्मा जो हैं आर्य समाज
की ओर से इसमें लिखा हुआ है क्रांतिकारी वीरांगना रानी चेन्नम्मा, तो उनके बलिदान दिवस पर जो है वो शत शत नमन है। कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की महारानी रानी चेन्नम्मा। तो ये सब जो है वो इतिहास वगैरह के बारे में हम लोग निश्चित रूप से बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे श्रद्धानंद सरस्वती जी हैं थे और उनका 22 फरवरी को जन्मदिन, यानी कि कल के दिन श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को प्रसार किया। और वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी। गुरुकुल कांगड़ी और हिंदू समाज व भारत को संगठित करने और 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाने में महती भूमिका अदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1922 में कहा था, श्रद्धानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं। तो 12 फरवरी आपके जन्मदिन पर आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स आपको याद कर रही है। इनका यह है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ऐसे ऐसे महापुरुष अपने ज़माने में वो काम कर गए। इसी तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, उनका भी जन्मदिन है और भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार और किसान नेता थे। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया था। स्वामी जी मेरा जीवन संघर्ष में लिखा है कि मुनि लोग तो स्वामी बन के अपनी ही मुक्ति के लिए एकांतवास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सभी दुखियों को छोड़ मुझे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा और मरूंगा, जीऊंगा। स्वामी सहजानंद जी का मानना था कि यदि हम किसानों, मजदूरों और शोषितों के हाथ में शासन का सूत्र लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्रांति आवश्यक है, और क्रांति से उनका तात्पर्य व्यवस्था परिवर्तन से था। शोषितों का राज्य क्रांति के बिना संभव नहीं है और क्रांति के लिए राजनीतिक शिक्षण जरूरी है। किसान मजदूरों को राजनीतिक रूप से सचेत करने की जरूरत है ताकि व्यवस्था परिवर्तन हेतु आंदोलन के दौरान वे अपने वर्ग दुश्मन की पहचान कर सकें, और इसके लिए उन्हें वर्ग चेतना से लैस होना होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये क्रांतिकारी एक तरह से सन्यासी रहे हैं और बड़े ही राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी। उस वक्त तमाम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति दिए, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। और अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसको लोगों ने पहचान लिया। वो पहले तो नहीं पहचान में आए, लेकिन बाद में हर चीज़ का ना खुलासा हो जाता है कि कौन डिवाइड कर रहा है। तो सरकार जो थी वो डिवाइड कर रही थी, और राजाओं को डिवाइड करके कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज जो है इस देश पर काबिज हो गए थे। तो इन चीज़ों को, जनता को, इस तरह के पुरोधा जो हैं, ये लोग आगे नहीं आते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। ऐसे ऐसे तमाम लोग जो हैं अपनी कुर्बानी, बलिदान दिए, अपने सारे नौकरी छोड़ दिया, इस तरह से चीज़ें इस देश में हुई हैं। अब एक बार फिर लौटते हैं और फिर पार्थसारथी थपलियाल जी के उस आलेख से आपको रूबरू कराएंगे। पार्थसारथी थपलियाल साहब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रखर विद्वान हैं, चिंतक हैं, वक्ता हैं और वेबिनार के भी मुख्य वक्ता रह चुके हैं हम। तो उनका पोस्ट जो है वो बड़ा ही प्रेरक है, वो जानना चाहिए। उनकी आंखें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती रहती हैं। तो आपको पहले मगधी बॉयज़ का ये पोस्ट जो है, मगधी बॉयज़ करके एक फेसबुक है, वो उस पर कभी गीत संगीत वगैरह, और ये भाषा संस्कृति को लेकर, मगध भाषा बिहार में बोली जाती है और मगध में मगधी भाषा में, मगही भाषा कहें, उसमें फिल्म बनाने के लिए ये मगधी वॉइस करके फेसबुक पे जो है, तो वो कलाकार जो है उनके जो लीड कर रहे हैं, और उनके पिताजी शिक्षक हैं, लेकिन उनके पिताजी की पूरी छूट है कि बच्चा मगह भाषा के लिए कुछ करे। और वो बच्चा, वो कलाकार है, गायक भी हैं और फिल्म बना रहे हैं, और बहुत जल्दी मगही फिल्म जो है वो सामने पटल पर आएगी। तो मगधी बॉयज़ पोस्ट है ये, वहाँ से आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो त आहूँ हमनी भी अपन अपन मातृभाषा के प्रति अपन अपन प्रेम के बढ़ावल जाए।
और बिन लाज शर्म के हर जगह गर्व से अपन अपन मातृभाषा के बोलो हूँ। हमनी के मातृभाषा माँ मगही हथिन। हम सौभाग्यशाली ही कि हमारा मगही भाषा मातृभाषा के रूप में मिलल है। जय मगध जय मगही। तो इस तरह की भावनाएं जो हैं वो लोग उकेर रहे हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन मातृभाषा तो मातृभाषा होती है और माँ माँ होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का स्वीकार है। अलग अलग मतलब आप अगर कहीं गांव के रहने वाले हैं और वो भाषा जानते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जो उस भाषा को जानने वाले लोग हैं बिना संकोच उनके साथ आप बातचीत करें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि उस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं जहां वो समझने वाले भी लोग। संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करेंगे तो भाषा मर जाती है और भाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। बोलियां हैं, भाषाएं हैं और कई 8वीं अनुसूची में आ गई हैं जिससे कि वो दर्जा मिल जाने से रोज़गार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। तो अपनी भाषा को उन्नति के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए पार्थसारथी थपलियाल जी का जो पोस्ट है उससे रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले वो चित्र जो कि लखनऊ का है और क्या लिखा हुआ है देखिए। सरकारों को भी जगाने का जो है ये मंत्र है, वंदे मातरम जय हिंद जय भारत। हमें इस तरह के पोस्ट को दिखाने का मतलब ये होता है कि सरकार भी जगे और इन चीज़ों पर कार्रवाई करे और उसको सही करे। भाषा आज मातृभाषा दिवस जो है ये मौलिक महिला सुविधा केंद्र, अब इसका क्या अर्थ हो सकता है इस तरह की चीज़ों का, वो आप खुद अंदाजा लगाइए कि महिला सुविधा केंद्र, मौलिक महिला सुविधा केंद्र, ये बेसिक जो एम्यूनिटी होती है, बेसिक फैसिलिटी जो होती है, अंग्रेजी में इसका देखिए उसका कैसे हिंदी में तर्जुमा कर दिया गया, बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर वीमेन। ये तो आप समझ रहे होंगे, ये तो समझ रहे होंगे, लेकिन देखिए अंग्रेजी के प्रभाव के चलते उसका तर्जुमा और उसका अनुवाद जो है हिंदी में किस तरह से हो जाता है। करने वाले और अधिकारी कैसे होंगे जिन्होंने इसको परमिशन दिया, बिना परमिशन के तो ये लगने से लखनऊ में लगा हुआ है और ये अभी अभी की पोस्ट है, विगत दिनों की पोस्ट है। और पार्थसारथी थपलियाल साहब ने हेडलाइन दिया है मौलिक महिला सुविधा केंद्र पार्थसारथी थपलियाल। विगत दिनों लखनऊ में एक सरकारी परिसर में एक सूचक पट ने ध्यान आकर्षित किया, मौलिक महिला सुविधा केंद्र, जैसा आपने आपको दिखाया। इसके दूसरी ओर अंग्रेजी में लिखा था बेसिक फैसिलिटीज फॉर वीमेन। पाठकों की जिज्ञासा मतलब आप लोगों की जिज्ञासा अब यहाँ पर कहेंगे कि जानने के लिए ये उन्होंने पोस्ट पढ़ा जा रहा है, जिससे हिंदी में लिखे पट को गौर से पढ़ने पर अनर्थ को समझें। जी हाँ, और हिंदी में एक शब्द है मूल। मूल का अर्थ तब समझ में ठीक आएगा जब आप इसे कंद के साथ पढ़ेंगे। कंद मूल, मूल कहते हैं जड़ के लिए। किसी वनस्पति का आधार उसकी जड़ होती है। कुछ वनस्पतियों की जड़ खाद्य के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जैसे गाजर, मूली इत्यादि। इसे हम उन आवश्यक सुविधाओं के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जो बहुत जरूरी हैं। इस मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना है मौलिक। मूल से मौलिक। मौलिक वही होता है जो अपनी मूल स्थिति में होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, न संवर्धन न परिवर्धन। मौलिक शब्द का अधिकतर उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो किसी अन्य के सहारे निर्मित न हो। मौलिक रचना, मौलिक लेख, मौलिक आविष्कार इसके अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ तो मौलिक महिला सुविधा केंद्र, ये देखिए मौलिक का कैसे शब्द का दुरुपयोग किया गया है। और एक सामान्य उनकी एक प्रवृत्ति है भाषाओं को पकड़ने की, उस पर बातें करने की और उसको शुद्ध कराने की एक कोशिश होती है पार्थसारथी थपलियाल जी की। मौलिक महिला से जो ध्वनित होता है वास्तविक महिला, अन्यथा नकली महिला, कृत्रिम महिला, मिलावटी महिला भी हो सकती है। मौलिक महिला सुविधा केंद्र का अर्थ जानिए। इस केंद्र पर विशुद्ध महिला सुविधा उपलब्ध है, ये हुआ, अर्थात इस केंद्र पर सुविधा के लिए मौलिक महिला उपलब्ध है। यह अर्थ अनर्थ हो गया अंग्रेजी का किस तरह से अनुवाद करने में, हिंदी ने अनर्थ कर दिया, हिंदी शब्द जो है वो अनर्थ हो जा रहा है। तो बलवंत मेहता जी ने ठीक ही लिखा था कि गूगल गुरु की शरण का प्रभाव है। ये देखिए, ये आगाह किया जा रहा है। गूगल हर बार शुद्ध आपके हिंदी की मिट्टी की सुगंध जो है नहीं डालता है। इसका अनुवाद होना चाहिए महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधा केंद्र, और अधिक ठीक है कि महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधा केंद्र। प्रत्येक शब्द की अपनी संस्कृति होती है। शब्दों के उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जिह्वा ऐसी बाबरी कर गई सरग पाताल, आयु तो कहीं अंदर भई जूते खात कपाल। पार्थसारथी थपलियाल जी को धन्यवाद कि इस तरह से जो लोगों को है और
पार्थसारथी थपलियाल साहब आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद से सेवानिवृत्त किए हैं। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिलता रहता है। अब इस तरह के जो शब्द हैं, उन शब्दों से हम लोगों को जो है सीखना चाहिए कि हमारे किसी तरह के अगर बोर्ड लगा हुआ है उस पर गलत है तो उसको ठीक करवाने की तरफ भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, नहीं तो लिखना चाहिए। अब ये सरकार तक आवाज़ अगर पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे लखनऊ में ये जो हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, शब्दों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हिंदी शब्दों के साथ, अंग्रेजी में तो ठीक है लेकिन उसका हिंदी में जो बोर्ड लगाया गया है वो उसका शुद्धिकरण हो जाए तो आप समझिए कि सोशल मीडिया का भी ये कमाल है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भी आगे आप भी नोटिस में लाइए। अब आइए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी की जयंती पर हम लोग उनको नमन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी के बाद डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर साहब का। तो यही सब हम लोगों के भारत की ताकत है। ये भारत की ताकत को अगर हम नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो बल है, भारत का जो बल है, वो क्षीण हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस देश को बनाया है। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और आज इनका जन्मदिन है। डॉक्टर भटनागर ने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई और इसलिए इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। वे 19 साल तक रसायन शास्त्र के प्राध्यापक रहे। डॉक्टर भटनागर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना में, CSIR का जो स्थापना है उसमें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इससे पहले महानिदेशक भी रहे हैं। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि UGC है उसका भी पहला अध्यक्ष बनाया गया। इतने बड़े विद्वान डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर साहब, ये नई पीढ़ी तक जो है, और यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और आरजेएस के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें आप, क्योंकि जब ये शेयर हो रहा है, अब आप भी नहीं जानते हैं कि कितनी जगह इसको शेयर किया जाता है। आफ्टर द प्रोग्राम कितनी जगह शेयर किया जाता है, तो उतनी जगह आपके कमेंट जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका समय जितना कीमती है और आपका जो कमेंट है उसी तरह का कीमती है। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर साहब के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत में विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR ने सन 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की। ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इस तरह से ये विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों को, और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के साथ ही ये भी हमें याद आ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर तो आरजेएस की बैठक भी होने जा रही है और इसकी चर्चा हम लोगों ने की भी थी और उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और इसके बारे में जानते हैं आप कि वहाँ के ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो हैं उन्होंने अवार्ड किया था, वही बैठक के सह आयोजक हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी PMCH पटना में है, उसके स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं। और श्रीमती कौशल्या देवी और वहाँ के विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग PMCH के जो डॉक्टर UP सिन्हा जी थे, उनकी स्मृति में भगवान धन्वंतरी के नाम का आरजेएस अवार्ड जो है वो घोषित हो गया है। तो सह आयोजक हैं बैठक के OP झुनझुनवाला जी और बैठक में बहुत ही गंभीर विषय लिए जा रहे हैं और उसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत नई नई जानकारी है विज्ञान के लेकर आया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी और उस दिन पटना, बिहार में, पटना सिटी में आरजेएस की 137वीं सकारात्मक बैठक होगी। सकारात्मक बैठकों की श्रृंखला जो है वो अब पुनः शुरू हो गई है बसंत पंचमी से, और 12 तारीख को इसकी घोषणा हुई थी बैठक करके और 16 फरवरी को बैठक हुई थी दिल्ली में। आप जानते हैं बसंत पंचमी के दिन बैठक हुई थी दिल्ली में और अभी बीच में कोई बैठक नहीं है, तो 28 फरवरी को पटना में बैठक होगी और इसमें बैठक में परिचर्चा का विषय रखा गया मानसिक दिव्यांगता और मानसिक परेशानियां, वैज्ञानिक कारण और बचाव, ये रखा गया है। अभिप्सा चूंकि विकलांगों के लिए काम करती है, वो संस्था जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम है, देखिए 2021 की थीम अभी ही आपको बता देते हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो थीम है इस साल की STI माने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का भविष्य,
शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। STI, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। तो इस चीज़ पर चर्चा होगी। और सह आयोजक अभिप्सा संस्था और झुंझुनवाला परिवार पटना का, और राम जानकी संस्थान RJS नई दिल्ली, और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गेंटेगोरी धनियाकली पश्चिम बंगाल के तत्वावधान में सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सकारात्मक बैठकों की श्रृंखला में पटना बिहार में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ये नई पीढ़ी को ज़रूर बताइएगा। इसको आप अपने सगे संबंधियों, बच्चों तक शेयर करेंगे तो उन बच्चों को ये जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, और ये जानकारी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, जानना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर रमन, CV रमन, भौतिक विज्ञान में प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रमन इफेक्ट के खोज की घोषणा की थी। ये 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज डॉक्टर चंद्रशेखर रमन ने की थी, जो वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस खोज को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा की गई थी, और 1987 से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। ये है इतिहास राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। तो इन बैठकों के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को मीडिया में लेकर आ रहे हैं। और 28 फरवरी महान दार्शनिक, चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद के सपनों का शहर ओरोविले की स्थापना दिवस है 28 फरवरी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि भी है 28 फरवरी। उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप जानते हैं कि RJS की बैठकों में एक महापुरुष प्रमुख रूप से ज़रूर रहने चाहिए, और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर या अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं की भी तस्वीरें लगाकर बैठक में श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके बारे में चर्चा की जाती है, उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। और महान दार्शनिक, चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविंद घोष की मानवतावादी और आध्यात्मिक विचारों को गति देने के लिए पुद्दुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, स्थित सूर्योदय के शहर ओरोविले की स्थापना श्री अरविंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में 28 फरवरी 1968 को मां मीरा अल्फांसा द्वारा की गई। विदेश की थी, वो अरविंद आश्रम में आ गई थी पुद्दुचेरी में, और उसके बाद 12 किलोमीटर दूर ओरोविले की स्थापना मां मीरा अल्फांसा द्वारा की गई। वहाँ कई देशों के लोग जाकर रहते हैं, यही उसकी खासियत है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाए। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 47 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। 28 फरवरी इसी बैठक में 28 फरवरी पुण्यतिथि है, आपको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और यहाँ पर सहयोग रोहित कुमार जो हैं वो भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं, अगर अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं तो जब आप बैठक की घोषणा करते हैं तो आपसे लोग जुड़ जाते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूं। तो वो बच्चे जो आएंगे उनके लिए टिफ़िन बॉक्स की तैयारी रोहित कुमार जी, जो कि RJS राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता हैं, तो रोहित कुमार जी उसमें लंच बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। बाकायदा वीडियो बना के उन्होंने भेजा RJS के उसमें। तो ये बैठक की बात हो गई, आप लोगों तक ये पहुंचानी ज़रूरी थी, इस तरह की बातें। बाकी आपके कमेंट्स यहाँ पर आएंगे तो खुशी होगी, क्योंकि आपके कमेंट्स पर इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आइए अब चर्चा करते हैं फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश, खास करके कैरेक्टर रोल में रहे हैं। और 21 फरवरी पुण्यतिथि है, आपका निधन हो गया है ना। ओम प्रकाश फिल्म अभिनेता, कभी रेडियो पर 25 रुपये कमाते थे ओम प्रकाश, और फिल्मी दुनिया में सुपरहिट हो गए। तो पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानती, ये बातें हैं। तो
इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अभिनेता ओम प्रकाश का निधन 21 फरवरी को हुआ। उन्होंने 21 फरवरी 1998 को 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। वैसे ओम प्रकाश एक ऐसे अभिनेता थे जिनके बिना पुराने समय की फिल्मों को अधूरा माना जाता था। उनकी बड़ी टिपिकल एक आवाज़ हुआ करती थी करके बोलते थे, तो वो बड़ा ही मतलब एक लोगों को टचिंग लगता था। वो कशिश थी उनकी आवाज़ में, और अभिनेता के लिए कशिश होना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। वैसे ओम प्रकाश एक ऐसे अभिनेता थे जिनका जन्म तो 19 दिसंबर 1919 को विभाजन से पहले भारत के लाहौर यानी पाकिस्तान में हुआ था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। ओम प्रकाश छिब्बर, जो फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश हैं, उनका एक बार आप देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे। अगर नाम से नहीं पहचान रहे, ये ओम प्रकाश जी हैं। ये जवानी का भी फोटो है, और ये आपका 80 साल की उम्र में आपका निधन हो गया। तो उस दौर में ओम प्रकाश के पिता एक अमीर किसान हुआ करते थे, जिनकी कई एकड़ ज़मीनें थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि लाहौर और जम्मू जैसे क्षेत्र में भी उनके कई बड़े बड़े बंगले थे। बात करें ओम प्रकाश के बारे में, तो वो केवल एक्टिंग करना चाहते थे। वो बचपन से एक्टिंग के लिए दीवाने थे। शुरुआती वो कीड़ा होता है ना एक्टिंग का, वो ओम प्रकाश के अंदर चला गया था। तो शुरुआती समय में वो रामलीला में भाग लिया करते थे, और ओम प्रकाश ने स्टेज पर सबसे पहला एक्ट रामलीला में ही किया था, जिसमें उनका किरदार सीता का था। आप जानते हैं उस दौर में महिलाएं रोल नहीं किया करती थी, ना फिल्मों में करती थी, ना स्टेज पे करती थी। तो पुरुष ही महिला का कैरेक्टर किया करते थे। तो सीता का रोल पहला किया था उन्होंने। और साल 1937 में उन्होंने एक आरजे के रूप में, रेडियो जॉकी के रूप में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। उसी के बारे में पहले हमने बताया था कि कभी रेडियो पर 25 रुपये महीना कमाते थे। उस समय 25 रुपये की भी एक वैल्यू होती थी, लेकिन फिर भी एक स्टार से तो तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से उनका करियर जो है शुरू हुआ, और उनका ये रेडियो शो जो था वो लाहौर और पंजाब में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वैसे ओम प्रकाश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1942 में की थी। उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में बेहतरीन काम किया। इसी के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। ओम प्रकाश को अपनी पहली फिल्म के लिए मात्र 80 रुपये मिले थे। उनकी पहली फिल्म साइलेंट फिल्म थी। साइलेंट फिल्म उस ज़माने में बना करती थी, और जिसमें उनका रोल भी बहुत छोटा सा किरदार था। और आप सभी ने ओम को शराबी, जंजीर, नमक हलाल, अलाप, परवाना, 2 और 2 5, चुपके चुपके, चमेली की शादी, साधु और संत, तेरे घर के सामने, आंधी, लोफर, पड़ोसन, हावड़ा ब्रिज, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम, नौकर बीवी का, और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में देखा होगा। तो ऐसे ओम प्रकाश जी की आज पुण्यतिथि पर हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी, याद किया। और इस तरह की यादें जो हैं वो हम लोगों के अंदर रच बस जाती हैं। और इसके साथ एक और आपको घोषणा कर दें कि 11 मार्च को भी एक बैठक दिल्ली के अंदर होगी, और ये वर्ल्ड किडनी डे है। किडनी आप जानते हैं कि आजकल जो मिलावट का खाना हो या जो दवाइयों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर वगैरह, ये सब, किडनी जो है ये बहुत ही शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस पे रहना पड़ता है, बहुत खर्चा भी होता है, और किडनी डोनेशन भी होता है। उसके बाद आप सारी चीज़ों की जानकारी लेकर जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है 11 मार्च, वर्ल्ड किडनी डे। तो इसके बारे में दिल्ली में बैठक होगी। इसकी आज घोषणा 21 फरवरी 2021 को की जा रही है कि वर्ल्ड किडनी डे पे बैठक की जाएगी। और जो फोकस रहेगा 2021 का जो थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए किडनी स्वस्थ रहे, और एवरीवेयर लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ के साथ भी जीवन कैसे बिताया जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि बैठकों के माध्यम से एक जानकारियों का ख़जाना भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि फेसबुक लाइव में आप लोगों तक ये जानकारियों का ख़जाना प्रस्तुत किया जा रहा है, और इन जानकारियों से निश्चित रूप से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाएंगे तो आप भारत के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं। अब आइए, आपको एक और बैठक होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, उसकी भी चर्चा आपके सामने कर देते हैं। ये बैठक करने वाले हैं आर्ट क्यूरेटर अविरल जैन और उनके पिताजी श्री अशोक जैन। और श्री अशोक जैन और श्रीमती अलका जैन, दरियागंज, नई दिल्ली। इन्होंने गांधी जी के जो गुरु रहे हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र, आध्यात्मिक जैन कवि,
उनके नाम का अवार्ड घोषित किया है अपने पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जैन डालमिया, दरियागंज, नई दिल्ली की स्मृति में। जी, अशोक जैन और श्रीमती अलका जैन जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जैन डालमिया, दरियागंज, नई दिल्ली की स्मृति में समर्पित किया है आरजेएस भारत उदय श्रीमद राजचंद्र राष्ट्रीय सम्मान 2021। आध्यात्मिक जैन कवि रहे हैं, विद्वान रहे हैं और गांधी जी को सलाह दिया करते थे, आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। लगातार गांधी जी इनके संपर्क में रहे हैं, गांधी बने हैं, उसमें राजचंद्र जैन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अविरल जैन जी जो हैं वो बैठक के सह आयोजक होंगे और अशोक जैन जी होंगे उनके पिताजी। और यहाँ पर महिला दिवस की तस्वीर आपको दिखा दें। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को होता है, ये 100वां वीमेंस डे होगा। तो आरजेएस की सकारात्मक बैठक जो है वो की जाएगी। और इसमें जो सरोजिनी नायडू हैं, जो जिनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, पूर्व राज्यपाल भी रही हैं, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और भारत कोकिला के नाम से ये 1964 की डाक टिकट पर श्रीमती सरोजिनी नायडू का चित्र है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आज़ादी के बाद पहली बनी थी सरोजिनी नायडू और कवयित्री भी रही हैं। तो ये घोषणा, अच्छा, श्रीमद राजचंद्र जैन जी जो हैं उनकी ये तस्वीर है, बहुत ही आध्यात्मिक। इनके बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मुंबई के अंदर और अपना बिजनेस करते थे, लेकिन कागज़ और कलम अपने साथ रखते थे और रचनाएं किया करते थे। जैन कवि रहे हैं श्रीमद राजचंद्र जी, रायचंद्र जी भी कहा जाता है इनको। और अब चर्चा करते हैं आगामी आरजेएस सकारात्मक बैठक, ये जो 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को महिला दिवस होता है और सह आयोजक इसके होंगे आर्ट क्यूरेटर अविरल जैन, ये अशोक जैन जी के सुपुत्र हैं, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम के बारे में आज ही देखिए बता देते हैं। 2021 की थीम आज 21 फरवरी को बता देते हैं। महिला नेतृत्व जो थीम है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। महिला नेतृत्व कोरोना काल में बराबरी व समान भविष्य। महिला नेतृत्व कोरोना काल में बराबरी व समान भविष्य, तो इसी पर चर्चा की जाएगी। और राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र टीजेएपीएस केबीएस के गेंटेगोरी धनियाकली हुगली पश्चिम बंगाल के सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सकारात्मक बैठकों की श्रृंखला में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये टीजेएपीएस केबीएस के जो पश्चिम बंगाल की संस्था है, ये 5.5 साल से ये 2 संस्थाएं आरजेएस राम जानकी संस्थान और टीजेएपीएस केबीएस के ये मिलकर जो है ये सकारात्मक भारत आंदोलन को शुरू किया गया और आज 5.5 साल हो गए हैं इस आंदोलन को चलाते हुए। और ये 2 संस्थाओं ने बीड़ा उठाया था। एक छोटी सी मीटिंग में ये जज्बा था कि नहीं, सकारात्मक भारत आंदोलन भारत के लिए ज़रूरी है, अपने भाई बहनों के लिए वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग तरह तरह की गतिविधियाँ करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, विद्वान, दार्शनिक और जैन कवि श्रीमद राजचंद्र जी भी कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला कवयित्री और पूर्व राज्यपाल सरोजिनी नायडू को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। सरोजिनी नायडू जी के बारे में भी बता दें कि 2 मार्च सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि है। महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक रही हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की जयंती अभी थोड़े दिन पहले 13 फरवरी को थी और 13 फरवरी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। इसीलिए राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को है जी। तो ये सब जानकारियाँ जो हैं इन सब बैठकों के माध्यम से भारत की जनता तक इन जानकारियों को पहुँचाया जा रहा है। बाकी अब आप लोगों से रूबरू हो लेते हैं और इन जानकारियों के साथ आप लोगों का भी कुछ सहयोग रहेगा, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो एक बार नज़र मार लेते हैं। नितिन नागी जी जय हिंद लिखते हैं, जय हिंद। देवेंद्र सिंह तोमर जी का अभी कमेंट ऊपर तो नहीं दिख रहा है और साबिर अली जी का भी कमेंट अभी नहीं दिख रहा है। मैं बता देता हूँ, कई बार कमेंट आप कर देते हैं तो बाद में वो दिखाई देता है,
लेकिन आपका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है, एक अच्छे सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दिया है। साबिर अली जी, योगेश कुमार जी, राजवीर सिंह ढाका जी, आप सभी का धन्यवाद। भूषण प्रसाद जी, आप जुड़ते हैं, जय हिंद लिख रहे हैं। भूषण प्रसाद जी ने जय हिंद लिखा है और नितिन नागी ने जय हिंद फिर से लिखा है। नितिन जी जय हिंद आपको भी। और साबिर अली जी का कमेंट आ गया है। देखिए, अब इन्हीं बातों पे ना चर्चा होगी तो ये जो है ना टू वे हो जाएगा। आदरणीय सादर प्रणाम, आपकी इस पहल से सकारात्मकता लोगों में आना लाजमी है और ये एक आंदोलन है सकारात्मक परिवर्तन की ओर, बेहतर ज्ञान प्राप्ति के साथ उचित प्लेटफॉर्म, सकारात्मक सोच व वार्तालाप का, जहां हम एक दूसरे के विचारों के सम्मान के साथ अपनी बात रख सकते हैं। अच्छी सोच ही परिवर्तन है। जी हाँ, और परिवर्तन ही जीवन है। साबिर अली जी, ये आपके जो कमेंट हैं ये केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं, ये जो सोशल मीडिया है उस पर इसको वायरल किया जाता है और आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, उनमें आपके कमेंट जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है। और फिर नरेंद्र टेटेसर जी आरजेएस फैमिली में हैं। नरेंद्र टेटेसर जी, आप इसको यहाँ लिखिए कि आपने ग्रुप में शेयर कर दिया। आरजेएस के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, या और भी नितिन नागी साहब, आप अगर देख रहे हैं अभी तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने ग्रुप में शेयर आराम से कर सकते हैं। आरजेएस के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो ये आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स का एक परिवार है और यही एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। महिला और पुरुष जो है भाई बहन के रिश्ते से, जो कि स्वामी दयानंद और तमाम हम लोगों के महापुरुषों ने इस रिश्ते को प्रतिपादित किया था, वही लेकर हम लोग उन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में, अपने आचरण में प्रस्तुत करने के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। अगर देश में नेगेटिविटी नहीं रहती तो अंग्रेज इस देश पर शासन नहीं कर रहे होते, कर चुके होते वो, क्योंकि हमारे राजाओं के अंदर डिवाइड एंड रूल, फूट डालो की नीति ने हमारे राजाओं को कमज़ोर कर दिया था, इसलिए हमारी संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो गई थी। अब हम नए सिरे से खड़े हुए हैं तो हमें नफरत की राजनीति नहीं, पूरा भारत एक बागीचा है और हमें स्वीकार करना होगा। और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जो है वो भ्रष्टाचार का जन्म देती है, इसीलिए गांधी जी ने कहा, या और तमाम अरविंदो जी को श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं 28 फरवरी को। और श्री राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी, उनका नाम श्रीमद राजचंद्र जी, जैन कवि जो थे, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु। और आपने देखा उनकी तस्वीर अभी शेयर की गई कि कितना आध्यात्मिक पुरुष थे वो, और वो उद्योगपति थे। बहुत सारे उद्योगपतियों ने भी अध्यात्म को अपनाया और गौतम बुद्ध बने, वो तो सिद्धार्थ जो थे वो राजकुमार थे, वो तो राजसी जीवन जी सकते थे, लेकिन जीवन की कल्पना वहाँ साकार नहीं होती है। जन कल्याण की भावना जो है वो चाहे सरकार में हो या आप समाज में हो या हम लोग जहाँ भी अपने कॉलेज में हो, अपने कार्यालय में हो, अपने सड़कों पे, दुकानदारी में, बिजनेस में, कहीं भी हो, खेतों में हो, तो हमें खेतों में भी देखना चाहिए कि हम ऐसा अन्न उपजाएं जो जनता को केमिकल का उपयोग कम से कम करें। जनता को दूध जो दूह रहे हैं, दूध ग्वाला लोग, उनको भी देखें कि दूध में कोई किसी तरह की मिलावट तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें जो है हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से ही इस देश का कल्याण हो सकता है। आखिर क्या कारण है कि हम लोग 5.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन को चलाने के लिए तत्पर हैं, अपनी एनर्जी, तन मन धन से आगे, और फिर यात्रा भी तो कर रहे हैं, कई जगह की राज्यों की यात्राएं करके वहाँ पर छोटी छोटी बैठकें, चूँकि छोटी बैठकें इसलिए की जाती हैं क्योंकि कम संसाधन में वो बैठकें हो जाती हैं, और आई कांटेक्ट के द्वारा हम लोग जब बात करते हैं तो आई कांटेक्ट ही हमें एक दूसरे को समझने की प्रेरणा देता है। और उस आई कांटेक्ट के बाद लोगों के अंदर अगर जरा सा भी, जैसे साबिर अली जी ने कमेंट किया, तो वो जरा सा चीज़ जो है ना, वो एक सकारात्मक सोच आने से जो जीवन में परिवर्तन, अपने ही जीवन में परिवर्तन होता है। दूसरे को बदलने की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, अपना जीवन ही अपना सकारात्मक बनाकर उसका आनंद अगर ले लेते हैं, और जो आनंद ले लिए तो उसको फिर कैसे आप अपने तक ही सीमित रखेंगे, ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। सकारात्मक सोच जैसे ही डेवलप होती है वैसे ही आप जानते हैं कि आरजेएस के लोग जो हैं वो फेसबुक लाइव में भी आते हैं, ग्रुपों में कमेंट करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा व्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया का आकार दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और इसको यूट्यूब पर भी लगा दिया जाएगा तो परमानेंट रूप से वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्ल्ड में पहुंच रही हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना समय देकर
इन बातों पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही ये चर्चा आगे बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। और आप लोगों ने कमेंट अगर नहीं किया है तो इसको कमेंट कर दीजिए। और क्या आपने इसको शेयर किया है? कहीं भी शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत तो बहुत बड़ा भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी आप देखिए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ें अगर हमारी नई पीढ़ी तक चली गई तो वो आपके जीते जी भारत में परिवर्तन एक आएगा कि लड़ाई झगड़े से दूर होकर एक अच्छी बात करने वाले समुदाय बनेंगे गांव-गांव में, शहर में। विक्की कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कमेंट आ जाए तो और भी लाजवाब होगा। धर्म सिंह जी, आपका भी कमेंट आ जाए। लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी, आपका भी आ जाए। अच्छा, सतीश दुबे जी से तो अभी बात हुई थी। सतीश दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः आप आरजेएस फैमिली में आ चुके हैं। और जय हिंद सर लिखते हैं, जय हिंद आपको भी। और जी हाँ, तो कमेंट अगर करेंगे, हाँ जी, बहुत कमेंट हाँ आए हुए हैं। एक बार फिर से कमेंट, सतीश दुबे जी, आपका कमेंट तो बनता है, आपसे तो बात भी हो चुकी है। और छोटे छोटे कमेंट अच्छे लगते हैं। और साबिर अली जी का एक बार फिर से कमेंट आया है, हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा। देखिए कितने बड़े विद्वान हैं साबिर अली जी, पत्रकार हैं और अखबार यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, फेसबुक पे। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी जनसंचार का स्पंदन है, हिंदी भारत माँ का वंदन है। बहुत अच्छे विचार हैं। देश की ये आशा, हिंदी राष्ट्रभाषा, हर भाषा की इज्जत करो, पर हिंदी को न बेइज्जत करो। सबसे भाषा का सार है, हिंदी को सबसे प्यार है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमारे सभी देशवासियों को सामाजिक सत्ता न्यूज चैनल के समस्त परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साबिर अली, संपादक, सामाजिक सत्ता न्यूज, जन जन की आवाज़। यही चीज़ आरजेएस चाह रहा है कि जिस तरह से आपका परिचय हो गया, अब सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल के बारे में लोगों को जानकारी हो गई और हमने पढ़ भी दिया और ये यूट्यूब पर लग भी जाएगा, तो आपके विचार लोगों तक पहुँचे। यही तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। ये कोई किसी और के लिए या हाई प्रोफाइल में जाकर बातचीत करें, हाई प्रोफाइल चीज़ों को बातचीत करें। अरे कभी अपने घर के अंदर, अपने अंदर झांक कर भी तो हम लोग देखें। हम लोगों का जो सर्किल है, हम लोगों के जो लोग हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी तो बहुत सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चर्चा हो रही है ना, यहाँ पे इन चीज़ों की चर्चा हो गई, आपके बारे में चर्चा हो गई। ये तो फेसबुक लाइव ही इसीलिए है कि आपकी, हमारी, और जो बैठकें होती हैं, जो सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, जिसमें अपना खून पसीना, तन मन धन से जो लोग बैठकें कर रहे हैं, उन लोगों की चर्चा करना। कहाँ पे बैठकें हो रही हैं, तो आपको जानकारी दे दी गई कि 12 फरवरी को, कोरोना काल में 12 फरवरी को बसंत पंचमी से नए प्रारूप के हिसाब से बैठकें करने की। नए प्रारूप क्या है कि उसमें लोगों को एक वक्ता, मुख्य वक्ता और एक वक्ता निश्चित रूप से, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे सह आयोजक जो हैं वो विद्वानों को ढूंढेंगे अपने आसपास कि किसको बुलाया जाए। ऐसे ही नहीं बैठकें हो जाएंगी, कुछ ऐसे क्योंकि उसकी वीडियो बनेगी, फेसबुक लाइव भी होगा। ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे ही बैठक होगी उसकी फेसबुक लाइव आपको सारे ग्रुपों में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कि फेसबुक लाइव आ जाए, उसको शेयर कर दें सारे ग्रुपों में। वो फेसबुक जहाँ जहाँ बैठकें होंगी, कोशिश ये है कि वहाँ के बैठक के सह आयोजक व्यवस्था रखें और फेसबुक लाइव वो कर दें, क्योंकि सभी जो जुड़े हुए हैं नहीं तो जुड़ जाएंगे। और वो फेसबुक लाइव जो है उसको हम लोग शेयर कर देंगे, सारे ग्रुपों में एट ए टाइम शेयर कर देंगे। तो एक तो नई व्यवस्था ये की गई है। और वक्ता होंगे, मुख्य वक्ता, और एक होंगे वक्ता, एक सीनियर एक जूनियर। ये 2 वक्ता बैठकों के सह आयोजक सुन लें, उनको तय करना है और वो बातचीत कर लेंगे कि किसको मुख्य वक्ता रख रहे हैं और किसको वक्ता रख रहे हैं। उनका नाम हम लोगों के पास जो है ना वो निश्चित रूप से भेजें आप, उनके डिजिग्नेशन के साथ, क्योंकि बैठकों में जो विचार आएंगे उसकी वीडियोस बनेगी, तो वो कूड़ा नहीं बनना चाहिए। बैठकों में जो वक्ता होंगे वो कुछ ऐसे विचार देंगे और महापुरुषों को जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उनके बारे में भी वो अपने विचार रखेंगे। उन विचारों को हम लोग पूरे सोशल मीडिया पे डालने का अपना जो अथक प्रयास है वो जारी रखेंगे। तो 12 फरवरी को बसंत पंचमी से कहा गया कि अब नए प्रारूप के हिसाब से, तो चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, दिल्ली के अंदर स्वरूप नगर जीटी करना रोड, उन्होंने बसंत पंचमी के दिन बैठक की थी। निराला जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, वहाँ पर सरस्वती माँ का पूजन किया गया था और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम पे अवार्ड उन्होंने घोषित किया है, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। इस तरह से अब अगली बैठक जो है अभी तक के अनुसार बीच में भी घोषित हो सकती है, लेकिन पटना में आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी
के दिन बैठक होगी वहाँ पर। उसके बाद 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर दिल्ली के अंदर बैठक तय हो गई है। दिल्ली में 2 बैठक तय हो गई है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे और एक बैठक पूर्ति फूड विजन के निदेशक संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर करेंगे वर्ल्ड किडनी डे पे। वर्ल्ड किडनी डे पे बैठक दिल्ली के अंदर होगी। तो 2 बैठक 8 मार्च और 11 मार्च को तय हो गई है। इसके बाद अभी वहाँ से और भी लोगों ने घोषणा की है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी स्वयं बैठक करेंगे दिल्ली के अंदर, और आशीष पांडे जी करेंगे, आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, वो मध्य प्रदेश में बैठक करेंगे। वो डेट की घोषणा करनी है। जिस दिन डेट की घोषणा होगी फेसबुक लाइव अगला जो है गुरुवार को होगा। हो सकता है कुछ और बैठकों की सूचना आप तक पहुंचा दी जाए। सायं 7 बजे आरजेएस वाणी का वो प्रोग्राम होगा। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का प्रोग्राम रूबरू होकर हम लोग ये कर रहे हैं और आपके कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। उसमें आपके कमेंट्स आएंगे, उसमें मेरा चेहरा नहीं आएगा क्योंकि वो रेडियो की तरह से किया जाएगा। वो ऑडियो आरजेएस वाणी होगा और ये गुरुवार सायं 7 बजे प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार को सायं 7 बजे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जिस तरह से आज फेसबुक लाइव हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साबिर अली जी। और चौधरी मंजीत गुज्जर जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आपके कमेंट अभी तक नहीं आए हैं। ऋषि कुमार शर्मा जी आपके कमेंट नहीं आए हैं। 2 लाइन की कविता, आप तो चूंकि अनाउंसर भी आकाशवाणी में हैं और शिक्षक हैं बाय प्रोफेशन, तो आप निश्चित रूप से कोई 2 कविता लिखकर अपने कवित्व का परिचय यहाँ पर दे दें। निराला जी की जयंती भी है। अभी कवि कुमार विश्वास जी का जो गायन है वरदे वीणा वादनी वो सुनाया गया था यहाँ पे, तो आपसे अपेक्षा तो रहती है। राजेश जून साहब हरियाणा सरकार में बड़े अधिकारी हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। सूरजकुंड मेला इस साल नहीं हुआ, नहीं तो राजेश जून जी बैठक करते हैं। पिछले सालों में भी 2019 में इन्होंने बैठक करी थी और हम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया वहाँ पर गई थी। हम लोगों ने मेले वगैरह को, जहाँ पे आर्टिजन्स वगैरह आते हैं, चाहे ट्रेड फेयर हो, चाहे पुस्तक मेला हो, उसको स्वैच्छिक समर्थन देते हैं। चाहे हेल्थ मेला हो तो उसको हम लोग स्वैच्छिक समर्थन, परफेक्ट हेल्थ मेला को स्वैच्छिक समर्थन हम लोग करते हैं। ऋतु कपिल टेकरा आरजेएस फैमिली में है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, आरजेएस के कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु बहन, आप जुड़ी हैं और इसी तरह से जुड़ते रहिए। यहाँ पर ये भी चर्चा करना पाएंगे कि आपकी बेटिया बहुत अच्छा अभ्यास कर रही है। ये संस्कार जो है, चूँकि आप गाती हैं, गायिका भी हैं, टीचर भी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आप हिमाचल में हैं लेकिन आरजेएस फैमिली में पूरा देश जुड़ा हुआ है, 25 राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। और बिटिया को इसी तरह से कम अच्छी गायिका के रूप में भी आप आगे ले आएँ, देश को एक अच्छी गायिका मिले, इसकी कल्पना हम लोग करेंगे, वो उन्नति करे। एडवोकेट डॉक्टर पंकज भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं, आपका कमेंट अभी तक नहीं आया है। और बहन इंदु सिंह जी जुड़ गई हैं बिहार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन इंदु। और इस तरह से आप देख रही हैं, आप जय हिंद या नमस्कार या जो भी आप कर सकें, हम आप सभी को जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और जो बड़े हैं उनको प्रणाम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। संतोष झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इंदौर से संभवतः, अगर इंदौर से नहीं है तो आप बताइएगा। संतोष झा जी जय हिंद आपको। और जी जय हिंद। अनिल आर्य जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अनिल आर्य जी का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा। आज दोपहर में बात हो रही थी, अनिल आर्य जी ने ऐसा भारत में अलग जगाया है। जितने भी आर्य समाज से जुड़े हों या नहीं, महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने में केंद्रीय आर्य युवक परिषद जो है और अनिल आर्य जी का नेतृत्व जो है वो इस बार कोरोना काल में बहुत ज़बरदस्त, हालांकि बड़े बड़े आयोजन करते रहे हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं। और अनिल आर्य जी की जैसे लोगों के चलते ही इस भारत में उन महापुरुषों को, चरित्र को पहुंचाया जा पा रहा है, क्योंकि विदेशों से भी वो जोड़ते थे अपने वेबिनार में। इन्होंने बताया कि 31 मार्च तक का शेड्यूल है वेबिनार का कोरोना काल में, और बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग भी कोरोना काल में जुड़े आर्य समाज के इस वेबिनार में, और सबको श्रद्धांजलि भी महापुरुषों को ये देते हैं। और क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ों को हम लोग ज़्यादा वो करते हैं कि जो अपने पूर्वजों को और अपने महापुरुषों का नमन करता हो, ऐसा भारत जो है, ऐसा भारत नई पीढ़ी को मिले, इसकी ही कोशिश की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र टेटेसर जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र टेटेसर जी, इसको आप जो भी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं आप लोग, और इसको आप शेयर कर दीजिए। नितिन नागी साहब हों या
और टटेसर जी हों, आरजेएस के जिस ग्रुप में आप हैं उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये जो है लाइव पहुंच जाए। और बाद में तो पहुंचेगा, लेकिन हम देखेंगे कि आप लोग ने शेयर कर दिया, क्योंकि शेयर करने से ये अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। देश में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अनिल आर्य जी की तरह से, नितिन नागी जी की तरफ से। नितिन नागी जी जनकपुरी में रहते हैं, जनकपुरी सेवक पार्क कुछ ऐसा नाम है जनकपुरी के। और इन्होंने एक गुम हुए बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा गुम हो गया था, उसको घर तक पहुंचाया था नितिन नागी जी। उसके बाद आरजेएस फैमिली में इनके सकारात्मक कार्यों को देखते हुए जोड़ा गया। और आरजेएस फैमिली में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग सकारात्मक बैठकें कर सकते हैं। और नहीं तो आरजेएस फैमिली में पहले जुड़ना होता है, पहले जुड़े, उसके बाद फिर हम लोग सकारात्मक भारत का वो और फिर अंक देते हैं। क्योंकि यूट्यूब में जितने भी आरजेएस सकारात्मक बैठक यूट्यूब में आप ढूंढ सकते हैं अंक देकर। 137वीं बैठक पटना में हो रही है और फिर आगे अंक मिलेंगे। अभी 11 मार्च का अंक मिल जाएगा। 134 बैठकें कोरोना काल से पहले देश भर में हुई थी और अब फिर शुरू हो गई हैं। तो अब 136वीं हुई और 137वीं 28 फरवरी को, उसके बाद फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और अभी तक जो शेड्यूल है, बीच में अभी नहीं है, तो 11 मार्च वर्ल्ड किडनी डे पे ये बैठक होंगी। तो अंक बढ़ते जाएंगे ऐसे। उसके बाद ललित मैनी जी, संजीव पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपका कमेंट नहीं आया, ललित मैनी जी का कमेंट आ गया। जय हिंद मन्ना जी, जय हिंद ललित जी, आप एडवोकेट हैं। देखिए, ये बताने में हमें बड़ा फक्र होता है कि आप एडवोकेट हैं। यहाँ पे ललित मैनी शो हो रहा है, लेकिन आप ललित मैनी जी एडवोकेट हैं, आकाशवाणी से भी जुड़े हैं। तो आप लोगों का परिचय, कैलाश धुलिया जी, यस, आपका योग करते हुए कैलाश धुलिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश धुलिया जी ने योग को लेकर, हालांकि संपादक रहे हैं टाइम पास के, बहुत पुरानी मैगजीन है, और एक समय बता रहे थे कि मैगजीन को चलाने में शरीर जो है काफ़ी वो दुष्प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं पत्रकारिता जो है वो सरकारी संरक्षण नहीं के बराबर होने से पत्रकारों को अनिश्चित आय का सामना करना पड़ता है। और देश का काम है, पत्रकारिता जो है देश का काम है, और उसको देश की तरह चौथा खंभा की सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। चारों खंभे में से अगर मान लें तो सबसे कमज़ोर है आर्थिक रूप से। पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, तो इसको पता नहीं कौन सी ऐसी सरकार होगी जो इसको मजबूत करेगी, और सरकार क्यों नहीं मजबूत करती है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता को सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं पत्रकार। और क्या मांग कर रहे हैं भाई? जिएंगे तभी तो आपके देश के लिए पत्रकारिता करेंगे, और राष्ट्र के प्रहरी तो कहलाते हैं पत्रकार। ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया और तमाम NUJ और तमाम संगठन हैं, काफ़ी डिमांड है सरकार से। तो सरकारों को जगाने का भी मंत्र है। हम लोग बार बार चर्चा करेंगे कि भाई पत्रकार को जो है सुविधा, अभी बिहार में पेंशन लागू किया गया, अभी लागू किया गया पिछले साल में। तो इतने लेट हो जाते हैं लोगों को ताउम्र जो है काम करते हुए पत्रकारिता को मजबूत करना, क्योंकि वो निर्भीक होंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून चाहिए, तब निर्भीक होंगे। क्योंकि अभी तो कई ऐसे मामले आते हैं कि तुरंत जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है, तो डर के पत्रकारिता नहीं हो सकती है। और इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग सभी एसोसिएशनों ने किया है। तो कैलाश धुलिया साहब, अभी आपका कमेंट नहीं आया है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, योग करके आपने शरीर को बहुत स्वस्थ कर लिया है, देखने से भी लगता है। और योग आपके माध्यम से आप सिखाते भी हैं शायद, मुझे ऐसा अनुमान है कि आप ज़रूर पार्कों वगैरह में लोगों को योग से प्रेरित करते होंगे। ये सकारात्मक कार्यों का मंच है, इसलिए हम इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। तो कैलाश धुलिया जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इन चीज़ों को, क्योंकि और भी जानकारी है ये, आपके अगर बच्चे स्कूल में हैं खास करके, तो स्कूली बच्चों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो महापुरुषों के बारे में बताई गई हैं, तो वो सुनकर भी बच्चे जो हैं कुछ जागरूक हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। और डॉक्टर नरेंद्र टेसर लिखते हैं, जो कि बैठक करने वाले हैं वर्ल्ड किडनी डे पे, और उसकी डेट की घोषणा वो करेंगे, किस दिन करेंगे। मुझे आपके बोले से पूर्व विच्छेदित में मैंने 6 ग्रुप में शेयर कर दिया। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं सकारात्मकता। देखिए, आपने शेयर किया 6 ग्रुप में, तो ये अपने आप में पॉजिटिविटी है कि जहाँ पॉजिटिविटी की चर्चा होगी ना, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी का सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो ये चीज़ है कि अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये कोई प्रोफेशन नहीं है। फेसबुक लाइव पे आना हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है।
हमारा प्रोफेशन नहीं है कि हम फेसबुक लाइव पे आएँ और लोगों से बात करें। हम कोई मुद्दा लेकर नहीं आ रहे हैं। मुद्दा तो आप ही सभी का है, सकारात्मक भारत आंदोलन का ही मुद्दा है कि हम सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से आसपास उसका आज नहीं तो कल इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको लोग समझ जाएंगे, आपको लोग मान सम्मान भी करेंगे, क्योंकि आप किसी का नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो आपका आचरण भी वैसा होगा। इसलिए इसको पूरे भारत में फैलाना जरूरी है और छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से। और देखिए, पूर्वजों को जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया है, स्वतंत्रता दिवस पर जो अवार्ड दिया जाएगा, वो सभी सकारात्मक जो लोग हैं, उनका चुनाव शुरू हो चुका है और उसकी घोषणा की जाएगी किनको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे भेंटकर्ता जो हैं वो अवार्ड अपने अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित कर रहे हैं। यही एक अनूठी पहल पूरे भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है और इसीलिए फेसबुक लाइव के माध्यम से इस अनूठी पहल को जिंदा किया जा रहा है, क्योंकि फिजिकल बैठकें अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं और आगे चल के हो सकता है यात्रा जो है ना वो अप्रैल मई में बिहार झारखंड की यात्रा, पश्चिम बंगाल की यात्रा शुरू होगी, जिसमें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया वहाँ पे बैठकें करेंगे। और शीर्ष स्तर की बैठक की घोषणा हो चुकी है। शीर्ष स्तर की बैठक मतलब कि जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनके साथ भी आरजेएस की मीटिंग से जो है वो शुरू होंगी, जिससे कि एक जो इनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है, उन तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो सर्टिफाइड हो गया है, 25 राज्यों के लोग जब जुड़ चुके हैं तो ये सर्टिफाइड हो गया है कि सकारात्मक भारत जो है सकारात्मकता चाहता है। भारत सकारात्मकता चाहता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, जो कुछ कर सकते हैं, जिनके पास धन है, जो लोग इस चीज़ को, अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन लोगों के साथ भी बैठकें अब शुरू हो जाएंगी। कोरोना काल अब वैक्सीनेशन तो शुरू हो ही गया है, अब देखिए कब तक आम लोगों तक वो होता है। तो मेरे ख्याल से अब समय हो गया है, जो कि 8 बजे तक का ये समय है। और साबिर अली जी ने कमेंट किया है कि आदरणीय, हमने भी 4 ग्रुप में शेयर कर दिया है। जहां आपकी सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम ला रही है साबिर अली जी, और इसे याद रखा जाएगा, क्योंकि जो लोग भी ये कर रहे हैं वो देश का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी को पहुंचाना आज देश में आप भी मान रहे हैं, आरजेएस भी मान रहा है, फेसबुक फ्रेंड्स भी मान रहे हैं कि हम अगर स्वयं पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर वो लोग नेगेटिविटी में विश्वास करते तो निश्चित रूप से ये देश भी आज़ाद नहीं होता। कुर्बानी देकर देश को आज़ाद करने में, तो इस आज़ाद के तिरंगे की रक्षा जो है वो करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये देश हम ही लोगों का है और हम लोगों को मिलके बागीचे की तरह इसको खिला रखना है। और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे तो नकारात्मकता को नकार देना है। छोटी मोटी घटनाओं को हाइप्स में देकर पूरे देश में नकारात्मक माहौल बनाने की जो कोशिश है, वो सकारात्मक पत्रकारिता निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उसके ऊपर जो है आघात करेगी। युद्ध स्तर पर यह ऐलाने जंग है नकारात्मकता के खिलाफ। इस देश में नकारात्मकता फैलाने वाले सोशल मीडिया के खिलाफ है। यह अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि जितने भी लोग हैं वो आरजेएस ग्रुप में कम से कम नेगेटिव चीजें नहीं आती हैं। हाँ, खबर के रूप में जो आ रही है उसकी तो कोई वो नहीं है। खबर बना रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि सही खबर है, गलत खबर है। लेकिन हम लोग प्रेरित तो कर ही सकते हैं कि आप बायस्ड होकर किसी के इश्यूज को लेकर, किसी व्यक्ति हो या पार्टी हो का बनकर आप पत्रकारिता करते हैं तो वो आरजेएस में अलाउ नहीं है। जो सच है वो दिखाइए, तथ्य आधारित पत्रकारिता हो। प्रोफेसर केजी सुरेश का है कि तथ्य आधारित पत्रकारिता हो और सत्य आधारित पत्रकारिता हो, वही सकारात्मक पत्रकारिता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है। जितने क्राइम हो रहे हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण से दूर किए जा सकते हैं। शक्ति पैदा कीजिए। किसी और को बताने की क्या
आप तो जब आपके अंदर सकारात्मकता आएगी तो आप तो अपने लोगों को, रिश्तेदारों को बताना शुरू करेंगे, अपने परिवार में चर्चा करेंगे कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहेगा आपका बच्चा, हमारा बच्चा, तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि उसका दिमाग नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएगा, तो उसकी सारी एनर्जी बची रहेगी। और वो एनर्जी बची रहेगी तो वो उस काम को उतनी मेहनत से, शिद्दत से करने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ बताने के लिए हम लोग बैठकें कर रहे हैं, महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखते रहेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे। चरय बेती ये आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन चलता रहेगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, संजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, कल भी जुड़े थे। संजय उपाध्याय जी का कमेंट अभी तक नहीं आया है। और जी चंद्र सैनी जी का आया है, और कोई एनजीओ चलाते हैं, हिया सोसाइटी, कुछ ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ लिखा हुआ है चंद्र सैनी जी। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और आपने अपने एनजीओ का उसमें दिखाया। तो हम लोग आप लोगों की चर्चा करना चाहते हैं। जो भी विचार आप अगर यहाँ पर लिखते, उसके बारे में भी चर्चा करते। अभी फिलहाल चंद्र सैनी जी जो हैं, हिया सोसाइटी एनजीओ, मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ। संजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से अपेक्षा होती है कि आप लोग 2 शब्द या जय हिंद, या हम आपको नमस्कार करते हैं तो उसका जवाब तो हम भी चाहेंगे कि आप भी नमस्कार करें। यही तो पॉजिटिविटी है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम सभी कुछ न कुछ समाज और सोसाइटी के लिए, अपने लिए तो सभी कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन समाज और सोसाइटी के लिए जैसे 1 घंटा का समय यहाँ दिया गया, आप लोग जुड़े, ये बहुत ही कीमती समय है आपका। बस पॉजिटिविटी के साथ जीना हम लोग शुरू कर चुके हैं, और ये कोई एंड नहीं है, ये तो बिगिनिंग मानिए। हाँ, हम स्वयं कोशिश करते हैं, गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, अपनी ज़ुबान को भी लगाम देकर अच्छी बातों की कोशिश करते हैं। एक इंसान है हम लोगों से, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। और इसी के साथ फेसबुक लाइव संपन्न करने की उदय मन्ना आपसे अनुमति चाहेगा। और गुरुवार को सायं 7 बजे आप लोगों के साथ आरजेएस वाणी में ऑडियो रूप में, आरजेएस वाणी मतलब ऑडियो के रूप में वो नया शुरू किया गया पिछले गुरुवार से। अब प्रत्येक गुरुवार को आरजेएस वाणी का फेसबुक लाइव होगा, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के फेसबुक लाइव में आप लोग जुड़ रहे हैं रविवार और शनिवार, ये 2 दिन सायं 7 बजे। तो विकास झा जी हरिद्वार से आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, कलम संवाद के संपादक हैं। और विकास झा जी, सरस्वती पूजन किया आपने, बहुत अच्छा, आपको बहुत बधाई हो। और इसके साथ अब अनुमति दीजिए, जितने कमेंट आ रहे थे मैंने लगभग लोगों को सबका नाम पढ़ दिया है। अब हमारी ड्यूटी यहीं पे संपन्न करने की अनुमति आपसे चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ। और गुरुवार को सायं 7 बजे इसी तरह उपस्थित रहेंगे। आपका 2 मिनट का वीडियो आ जाए, आपके जो भी विचार आ जाएं, आप भेज सकते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि ये आपका मंच है, आपका कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।